हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में और आज से शुरू हो रहे हैं आपकी मेगा रिवीजन फॉर सीटेट 2020 फ्रॉम ऑल टॉपिक्स। और इस मेगा रिवीजन में हम कम से कम 250 से लेके 300 तक MCQs को कवर करेंगे फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारे आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विच इज़ हार्श एंड नॉट हॉस्पिटेबल टू लाइफ इज़ कॉल्ड। वो कह रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बायोस्फीयर यानी हमारी जीव मंडल का जो कि हार्श है और नॉट हॉस्पिटेबल टू लाइफ, जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, हार्श है, मतलब इतना ज़्यादा हमारे लिए वो कंफर्ट नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं लिथोस्फीयर, पैराबॉयस्फीयर, यूबॉयस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए, अब जिसको बायोस्फीयर का मतलब नहीं पता होगा उसके लिए क्वेश्चन को आंसर करना इतना इजी नहीं होगा। तो चलिए पहले बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, जिसे आप हिंदी में जीव मंडल कह देते हैं, जिसमें ना ही सिर्फ आपके मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, जीवाणु, विषाणु सब रहते हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स वो सर्वाइव करते हैं हमारे बायोस्फीयर में। अब अगर बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो जहाँ पे चीज़ नहीं हो सकती, हमें सबसे पहले वो चीज़ें ना पेपर में आप हमेशा ये करिएगा कि जो आंसर आपको गलत लगता है उसको पहले क्रॉस कर लीजिए, जो ऑप्शंस आपके पास बच जाती हैं उसमें से सिलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर इट इज़ रिलेटेड टू सॉइल, तो ऑब्वियस है हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मिट्टी है। हाइड्रोस्फीयर है, इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर, हम वाटर की बात करें हमारे यहाँ पे मतलब पानी भी है। अब हमारे पास दो चीज़ें रहेगी, पैराबॉयस्फीयर और इबॉयस्फीयर। ठीक है, अब जो इबॉयस्फीयर है ना, वो एक तरह का हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो या भी वो भी हमारे साथ रिलेट करता है, अगर हम वहाँ पे रह सकते हैं तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से। तो ऑब्वियसली आपका जो सही आंसर इसमें होगा वो होगा पैराबॉयसिस। पैराबॉयसिस वो चीज़ होती है जहाँ पे ना हमारी लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे सही नहीं है। या तो वो ज़्यादा ड्राई है, या ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर है, या वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कोल्ड है, इट्स टू हॉट और टू कोल्ड। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मेकअप द बायोस्फीयर। वो कह रहा है बायोस्फीयर कौन बनाता है, लिथोस्फीयर यानी सॉइल से रिलेटेड, हाइड्रोस्फीयर पानी और एटमॉस्फेयर यानी हवा। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारा बायोस्फीयर तैयार करते हैं, हमारा जीव मंडल तैयार करते हैं। सो लिथोस्फीयर क्या है, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। सो लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और जो एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू सॉइल। एंड हाइड्रोस्फीयर इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑल एरियाज दैट कंटेन वाटर, हम उसकी बात करते हैं, उसी ओशंस वगैरह से ये सब हमारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। तो अब बात की उन्होंने पैराबॉयस्फीयर कि वो क्यों नहीं है, तो ये देखिए, द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ये वो बायोस्फीयर का पार्ट है वेयर ओनली डॉर्मेंट लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग एरियाज, वहाँ पे वो एरियाज होते हैं दैट आर टू हाई एन ऑल्टीट्यूड, जिनका ऑल्टीट्यूड में वो बहुत ज़्यादा हाई है, टू ड्राई, टू कोल्ड, टू हॉट टू सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिजम्स, हमें वो सपोर्ट इतना नहीं कर सकता। वहाँ पे सिर्फ हम अपने टेक्निकल इक्विपमेंट्स भेज के उस चीज़ को देख सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पैराबॉयस्फीयर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन मेक द एयर ह्यूमिड विच हेल्प इन लोअरिंग द। वो कह रहे प्लांट्स है, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, उससे क्या होता है जो हमारी एयर है वो ह्यूमिड हो जाती है। अगर वो ह्यूमिड हो जाएगी तो विच विल हेल्प इन, उससे कि कम क्या होगा, उससे ह्यूमिडिटी कम होगी, सोलर एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब अकेले प्लांट्स है तो आपका देखिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम नहीं होने वाला, ना आपकी सोलर एनर्जी को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ये ऑप्शंस तो आपके दोनों पहले ही कट हो गए। तो अब आपके पास ऑप्शंस बचते हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अब आप ये देख सकते हैं, सीधी सी बात है कि अगर किसी को ट्रांसपीरेशन सपोज नहीं पता हो तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन एक बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है, जैसे हम पानी है कहते हैं ना इवेपोरेट हो गया, पानी सूख गया, ऐसे ही जो पत्तों से पानी सूख जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और बेसिकली इंग्लिश में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं दैट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ प्लांट, जो प्लांट में जो पानी की मूवमेंट होती है वो कह सकते हैं। एंड इट्स इवेपोरेशन, जो पानी सूखता है कहाँ से, फ्रॉम इट्स पार्ट्स लाइक लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स में से जो
जो पानी सूखता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होती है उससे जो हमारी एयर है वो भी ह्यूमिड हो जाती है। ह्यूमिड आप देखते हैं ना, कई बार जैसे जुलाई में होता है, बारिशें भी होती है, उधर गर्मी भी होती है, तो एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो जाता है, घुटन सी हो जाती है। इससे कम क्या होगा, और हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो आपका सही इसका आंसर होगा टेम्परेचर, क्योंकि अगर एयर ह्यूमिड है तो उससे ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ऑब्वियस है। उससे अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, टेम्परेचर। सीधी सी बात है, अगर ये देखिए, अगर एयर आपके अराउंड द प्लांट के आसपास की एयर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है ना, तो आपका जो ट्रांसपीरेशन मतलब जो इवेपोरेशन होनी है उसका रेट भी कम हो जाएगा। ह्यूमिड ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी, ह्यूमिडनेस नहीं होगी, हवाएं गर्म होगी, तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन भी जल्दी होगी। तो आपका सही आंसर रहा इसमें टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शुड बी, वो कह रहा है जो पानी हम लोग मनुष्य जो हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग ह्यूमंस जो पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए। नंबर 1, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, वो पैथोजन से फ्री होना चाहिए, स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए, अनप्लेटेबल इन टेस्ट होना चाहिए, या रिच इन न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा इसमें से क्या चीज़ होनी चाहिए। स्वीट इन, मीठा तो होता ही नहीं कभी, पानी तो टेस्टलेस होता है। अनप्लेटेबल एंड टेस्ट का मतलब होता है कि अनप्लेटेबल हम टर्म यूज़ करते हैं जो चीज़ इट इज़ नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट, मतलब वो टेस्ट करने में अच्छा नहीं है। एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं। सो पैथोजेंस का मतलब होता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे वायरस वगैरह। तो इसलिए फ्री फ्रॉम पैथोजेंस आपका सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो हमेशा उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं होने चाहिए। तो बैक्टीरिया वायरस को उन्होंने एक टर्म दे दी पैथोजेंस। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर आर यूज्ड इन, जी हाँ, ओजोन लेयर और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड तो क्वेश्चन पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं ना। आप इस टॉपिक को तो कभी छोड़ के ही मत जाइएगा। ये आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, आपकी ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन तो आप कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्के ही होते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की। उन्होंने कहा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि डिप्लीशन हमारी ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं, वो किस में यूज़ होती हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने वाले में, कपड़े धोने वाली मशीन यानी वॉशिंग मशीन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, या एयर कूलर्स में। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है बेसिकली जो होते हैं वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, या फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में भी ये यूज़ होते थे, होते भी हैं, अभी भी होते हैं। सो वॉशिंग मशीन में यूज़ नहीं होते, एयर कूलर्स में ये चीज़ यूज़ नहीं होती। तो आपका सही आंसर रहेगा इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर्स इसमें ऑप्शन आएगी तो आप रेफ्रिजरेटर्स को टिक करिएगा अगर फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से बहुत सारी गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए अच्छी, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आपने जी वाटर और सॉइल को कंजर्व करना, तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा चीप और इफेक्टिव मेथड कौन सा है। फॉरेस्ट, डैम्स, ग्यूली रिक्लेमेशन, या विंड ब्रेक्स। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए फॉरेस्ट का आपको पता है, डैम्स आपको पता है। अब ग्यूली रिक्लेमेशन क्या होता है, जहाँ पर ना कोई आपकी जो जगह है वो ख़राब हो जाती है और हम उस जगह को दोबारा से इम्प्रूव करते हैं। आप कह सकते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग लैंड दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड and now we are improving to bring back to its original condition। जो लैंड डिस्टर्ब हो चुकी है, एक प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करने का ताकि हम उसे उसकी ओरिजिनल शेप और कंडीशन में ला सकें। और जो विंड ब्रेक्स होती हैं वो हम कह सकते हैं एक तरह की ना, जैसे हम कहते हैं प्लांटिंग्स हैं, हम पौधे लगाते हैं, ट्रीज़ या श्रब्स की रोज़ लगा देते हैं ताकि जहाँ पे हमने कोई प्लांटेशन लगाई होती है ना, ताकि जो प्रोवाइड उस शेल्टर को प्रोवाइड कर सके विंड, हम उसे हवा से बचा सकें ताकि हवा मिट्टी उड़ा कर ना लेके जाए, फ्रॉम द विंड टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं दैट विंड ब्रेक क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग्स मेड अप ऑफ 1 or more रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स, ताकि हम टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द विंड टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन।
हमने क्या करना है, रोज़ लगानी है ट्रीज और श्रब्स की, अपने शेल्टर को प्रोवाइड करना है हवा से ताकि सॉइल इरोजन ना हो, इसे हम कहते हैं विंड ब्रेक्स। तो अब उन्होंने पूछा कि चीप मेथड कौन सा है सॉइल एंड वाटर को हमने कंजर्व करना है, तो डैम्स में तो सिर्फ वाटर की बात होगी। गली रेक्लेमेशन में मैंने आपको बताया किसी भी जगह को आपने रिपेयर करना है, राइट, तो उसमें भी दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। विंड ब्रेक्स में तो हवा की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हम सॉइल और वाटर हम दोनों को कंजर्व कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा गली रेक्लेमेशन। ये देखिए, गली रेक्लेमेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टेटिंग एंड इम्प्रूविंग लैंड दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय एक्सेस रन ऑफ बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू इट, ताकि उसमें फर्दर डैमेज ना हो, हमने रिपेयर करना उसको। ग्यूली फिलिंग एंड और प्लांटिंग वेजिटेशन, हम वहाँ पे क्या करते हैं, ग्यूली फिलिंग कर देते हैं, उसी चीज़ की फिलिंग दोबारा कर देते हैं, या हम वहाँ पे कुछ वेजिटेशन प्लांट कर देते हैं ताकि उस बैंक को स्टेबलाइज किया जा सके। सो आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि हमने किए हुए हैं टू प्रिवेंट इरोजन इन द ग्यूलीज। तो ये आपका रहा ग्यूली रेक्लेमेशन। अगर कहीं आ जाए मतलब कि उस चीज़ को या तो वहाँ पर उसको ड्यूली फिलिंग कर देनी या वहाँ पे वेजिटेशन लगा देनी ताकि हम उस जगह को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ला सकें। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस कैन बी एक्वायर्ड ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ द वाउंड्स। जी हाँ, अगर आपका कोई जख्म है, कोई चोट लग गई, अगर वो चोट आपकी कंटेमिनेशन हो गई, उसमें मिट्टी लग गई, जर्म या वायरस आ गए, तो उससे हमें कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है। तो आपका फर्स्ट है डिप्थेरिया, नंबर 2 सिफिलिसिस, नंबर 3 टेटनस एंड नंबर 4 स्मॉल पॉक्स। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो इन्फेक्शन है ये होती है नोज़ और थ्रोट की, राइट, और जो सिफिलिसिस है ये बेसिकली आपका जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसमें से ये इन्फेक्शन होती है। आपका जो अब रह गया आपका स्मॉल पॉक्स, ये बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ फीवर। और अब सीधी सी बात है, हम जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे घर के कहते हैं कि चलो जी टेटनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं ताकि कोई टेटनस से कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, हमें टेटनस इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं जब भी हमारा कोई वाउंड हो, हमें कोई चोट लग जाए या हमें चोट जैसे हमारी वो चोट ख़राब होनी शुरू हो जाए। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स, ये तो सबको पता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ों को काटना। तो आपके ऑप्शन है प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, या सस्टेनिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये सब जानते हैं, एफॉरेस्टेशन यानी प्लांट लगाना, डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को कट करना। तो आपके सही ऑप्शन रहेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। NCA स्टैंड्स फॉर, NCA की फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन है नेशनल कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल कंट्रोल ऑफ एरिड एरियाज, या नेशनल कमीशन ऑफ एग्रोनॉमी। देखिए जो नेशनल कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस है उसकी तो जो फुल फॉर्म है वो NAS चली जाएगी, राइट। तो अब उन्होंने पूछा NCA, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना तो एयर स्पेस है, ना एरिड एरियाज है, ना एग्रोनॉमी है। ये कहीं ना कहीं ये जो एब्रीवेशंस दी हुई सॉरी जो फुल फॉर्म्स दिए हैं कहीं ना कहीं इनमें थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है वो है आपका नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Growing, nurturing and protecting trees are the perennials on common land by the society for its use is termed as। जी हाँ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Growing, nurturing and protecting trees and perennials, हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, नर्चर करते हैं, ग्रो करते हैं हम अपने ट्रीज़ को, ऑन कॉमन लैंड बाय अ सोसाइटी फॉर इट्स यूज। जहाँ कोई सोसाइटी एक कॉमन लैंड के ऊपर ग्रो भी करती है, प्लांट्स को लगाती है, उनको देखभाल करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, तो उसे आप क्या कहेंगे, रिफॉरेस्टेशन, विलेज फॉरेस्ट्री, टूरिज्म फॉरेस्ट्री, या सोशल फॉरेस्ट्री। अब देखिए सिंपली सी बात है, अगर बात कर रहे हैं कि कोई सोसाइटी कर रही है तो ऑब्वियसली हम उसे क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री। तो आपका सही आंसर रहेगा सोशल फॉरेस्ट्री। ये कोई विलेज या टूरिज्म तो कर नहीं रहा है, हमने सीधी सी बात है सोसाइटी की बात की है। तो ऐसे छोटे छोटे से ना कॉमन से क्वेश्चन कई बार आ जाते होते हैं जो हमें एक क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है कि आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर क्लासिफाइड एज, जो स्पीसीज हमारे ख़त्म होने की कागार पर खड़े हैं, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, हॉस्टाइल या पेरिशिएबल? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अगर वल्नरेबल की हम बात करें ना, तो उसे हम कह सकते हैं कि जो कि आने वाले टाइम में ना एंडेंजर्ड कैटेगरी में हो सकते हैं, अनलेस जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको जो थ्रेटनिंग करने, उनके जो खतरा उनके लिए जो हो रहा है, अगर हम उनको इम्प्रूव ना करें तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी उस मतलब ख़त्म हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं वनरेबल। अब उन्हें कहा स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि ख़त्म हो गई है ना, वर्ज है बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने पे वर्ज के ऊपर आ गई हैं, तो उसे हम, आपका सही आंसर होगा एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इन इंडिया हरिके वेटलैंड इज लोकेटेड? जी हाँ, हरिके वेटलैंड वो कह रहे कहाँ है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका इसका सही आंसर है पंजाब। ये पंजाब में है, जी हैं। हरिके वेटलैंड, इसे हरिके पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हरिके लेक भी कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा, इट इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नदर्न इंडिया। और ये कहाँ है? ये आपको मिलेगा इन द बॉर्डर ऑफ तरन तारण एंड फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। पंजाब में जो तरन तारण और फिरोज़पुर का डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो बॉर्डर है, आपको ये वहाँ मिलेगा। So it is a largest wetland in northern India in the border of Taran Taran and Firozpur district in Punjab. तो हरी के वेटलैंड यानी हरी के पत्तन कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जू एट नंदनकनन इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर। जो जू है नंदनकनन में, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? लॉयंस, राइनोसॉरस, वाइट टाइगर्स या एशियन एलिफेंट्स? तो आपका सही आंसर होगा वाइट टाइगर्स। जो नंदनकनन जो जू है वो वाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल? जो आपका अच्छा फ्यूल होगा, इनमें से कौन सी बात उसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? नॉट आ गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा नॉट पर भी पूछे जाते हैं। मेरे खुद के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन नॉट के पूछे गए थे, तो जहाँ भी कहीं नॉट ऐसे क्वेश्चन में आ जाए ना, उसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप नॉट वाला जो नहीं है आपने वो चूज़ करना है। तो आइडल फ्यूल का कौन सा इसमें से करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वो कह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? शुड हैव अ हाई कैलोरी, बिल्कुल होनी चाहिए। नंबर 2, शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल होना चाहिए कि जब हम उसको जलाएं उस फ्यूल को तो उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नंबर 2, शुड लीव बिहाइंड लॉट्स ऑफ ऐश बर्निंग, नो, कि वो हम जब उसे जलाएं तो बहुत सारी उसमें से ऐश बाद में वो छोड़ दिया, निकल जाए, है ना, ऐसा फ्यूल बिल्कुल नहीं। एंड वो चीप और ईजिली अवेलेबल तो होना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स शुड लीव बिहाइंड लॉट्स ऑफ ऐश बर्निंग। ये एक आइडल फ्यूल का करेक्टरिस्टिक्स या फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, beside the small amount of propane and ethane the main constituent of petroleum gas, वो कह रहा है देखिए पेट्रोलियम जो गैस है उसमें प्रोपेन भी होती है और इथेन भी होती है एक, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा होता है? मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपको सोचना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो गैसेस है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो एलपीजी होती है ना, उसमें प्रोपेन और बुटेन जो होती है ना, वो इक्वल परसेंटेज यानी इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो इसलिए आपका जो सही आंसर रहेगा इसमें रहेगा ब्यूटेन। सो बिसाइड स्मॉल अमाउंट होते हैं प्रोपेन और इथेन के पेट्रोलियम गैस में, बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एरियाज विच इज़ ड्यू टू। वो कह रहे देखो जो हिली एरियाज़ है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स तो होती रहती है ना, पहाड़ खिसक जाते हैं, लैंडस्लाइड हो गई है जी। वो कह रहे क्यों होती है? आपके ऑप्शन है इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ हिल्स, सॉइल इरोजन, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग या इम्प्रॉपर टिलेज। ये तो आपको पता ही कि देखिए इंक्रीज्ड प्रेशर, हिल्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से लैंडस्लाइड होने का कोई चांस नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होने से, फ्लड तो आपके नीचे रह जाएंगे बेसिकली, ना ही इम्प्रॉपर टिलेज से। ये देखिए सॉइल
इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये नोट साइड पे रखा हुआ है। उसने कहा द सॉइल इरोजन दैट टेक्स, इसका आपका सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सॉइल इरोजन। क्यों रहेगा, अब ये देखिए, उन्होंने कहा सॉइल इरोजन दैट टेक्स प्लेस इन हिली एरियाज दे कॉल्ड लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स while cutting trees for firewood, agricultural implements, and timber. Traditional agricultural practices, construction activities, indiscriminate clearing all led to the opening of hill face. इन सब चीज़ जो हम जो वहाँ पे जब ये सब करते हैं ना, हम पेड़ों को काटते हैं, हाँ, या अपनी कोई एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए या अपनी प्रैक्टिसेस के लिए, कोई एक्टिविटीज़ के लिए, उससे क्या होता है, दैट लेड टू ओपनिंग ऑफ हिल फेसेस, उनके फेसेस ओपन हो जाते हैं और बहुत सारी उसमें से सॉइल इरोजन होती है, मिट्टी खिसकती जाती है, और जब मिट्टी खिसकती है तो लैंडस्लाइड हो जाती है। तो आपका ऑप्शन रहा इसमें सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। The main task of International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, वो कह रहे हैं जो इंटरनेशनल यूनियन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हमने नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों को बचा के रखना है। उनका जो मेन टास्क है वो क्या है, ऑप्शंस हैं प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट रिजर्व्स, इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंटल लॉज, या बिल्डिंग नेशनल पार्क्स। उन्होंने तो कंजर्व करना है, खुद देखिए उन्होंने कंजर्व करना है, तो सिर्फ नेशनल पार्क्स बिल्ड करने या सिर्फ इन्वायरमेंटल लॉज को देखना या फॉरेस्ट रिजर्व्स को इंक्रीज़ करना, बेसिकली इनका जो काम है, आपकी जो सही ऑप्शन आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। इनका बेसिकली जो काम है वो होता है कि हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इनका मेन टास्क होगा प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। जी हाँ, वो कह रहे हैं इनमें से कौन से नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी या बायो रिजर्व ये राजस्थान में है। तो आपके ऑप्शंस हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। इनमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है पार्क्स और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो ये भी टॉपिक को ज़रूर करके जाइएगा। तो आपका सही आंसर इसमें है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जी हाँ, ये है आपकी राजस्थान में, क्योंकि जो आपकी सिंपलीपाल बायो रिजर्व है ये आपकी है उड़ीसा में, काजीरंगा आपकी है असम में, और कान्हा नेशनल पार्क जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। सो इसलिए आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जी हाँ, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका ए बायोटिक कॉम्पोनेंट, ये पीछे सॉइल गलती से आ गए, ये क्वेश्चन इकोसिस्टम भी खत्म हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। अब जिसको ए बायोटिक या बायोटिक के बारे में नहीं पता होगा वो कैसे आंसर करेगा, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो होते हैं जिसमें लिविंग कॉम्पोनेंट्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, राइट। ए बायोटिक हो गए जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स नहीं आते, रॉक्स, पत्थर, सॉइल, मिट्टी, विंड, हवा, वाटर, पानी, लाइट और ह्यूमिडिटी। मैं फिर से बता रही हूँ, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, आप नोट कर सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट इट कंटेन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो ए बायोटिक होते हैं उनमें लिविंग कंपोनेंट्स नहीं आते, जो जिनमें कह लिए लिविंग थिंग्स नहीं है, जान नहीं है, रॉक्स, सॉइल, वाटर, विंड, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये आपके आ जाएंगे ए बायोटिक में। अब उसने पूछा इसमें से ए बायोटिक नहीं है, ए बायोटिक नहीं है, नॉट दिया हुआ है। एयर आपका ए बायोटिक है, बिल्कुल है। मैंने अभी लाइट की बात की, सनलाइट ए बायोटिक है, बिल्कुल है। प्लांट्स ए बायोटिक है, नहीं। सॉइल ए बायोटिक है, बिल्कुल है। तो अब आपका सही आंसर इसमें क्या हो गया, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो बायोटिक है, दे आर लिविंग कॉम्पोनेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DDT मीन्स, जी हाँ, DDT सुन के ही हमारे दिमाग में फटाफट से DDT आ जाता है। हम लोगों के घर पे लेके आते हैं ना, जैसे कहीं कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, हम फटाफट उस पर लाके डाल देते हैं, वो वहाँ पे आना बंद हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो मुझे पता है DDT क्या होता है। तो अब आपका क्वेश्चन है दैट DDT क्या है। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मीन्स ऐसा पॉल्यूटेंट डिग्रेडेबल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नॉन डिग्रेडेबल है, नहीं होता। बायो फर्टिलाइजर है, ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, गैस तो वो है ही ना, पहली बात ना, वो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ना नॉन डिग्रेडेबल, तो ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर। ये क्या है आपका, बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो जी हाँ, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइनामाटा डिजीज़ इज़ अ पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़, ये पॉल्यूशन से होती है, राइट, विच इज़ कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ, किसकी पॉइजनिंग से हमें माइनामाटा डिजीज़ हो जाती है? तो आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, टिन, लीड या मरकरी। तो आपके जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो आपका होगा मरकरी। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि माइनामाटा भी आपकी एम से शुरू होती है और मरकरी भी आपका एम से शुरू होता है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा माइनामाइटा डिजीज़। तो माइनामाइटा डिजीज फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। माइनामाइटा डिजीज इज़ अ पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ सिलिकॉन, टिन, लेड या मरकरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा मरकरी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए हमने सीधे से यहाँ पे एम और एम की आप जो है ऑप्शन इसको याद रख सकते हैं। तो जी हाँ, ये तो था हमारा आज का सेशन। कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें एज अ मेगा रिवीजन कवर किए फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपने फीडबैक देना ज़रूर दीजिएगा, वो मत भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो ये आपके जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं ये कॉन्टीन्यूसली चलेंगे, जिसमें हम 250 300 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।